नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। यह इस अध्याय का तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम सारा का सारा बेसिक कंप्लीट करेंगे। और तो और अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसकी एक एक्सरसाइज आपको मिलेगी इस वीडियो में अंत में, ताकि आपको पता चल सके कि आपने क्या क्या पढ़ा है और कैसे कैसे प्रश्न बोर्ड में बनते हैं। विद प्रूफ आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा ईजी होगा। बस ध्यान लगा के समझिएगा, इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, दर्पण की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि दर्पण क्या होता है। हम सभी ने दर्पण को देखा है। दर्पण मतलब मिरर। अब दर्पण के बारे में कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहनी, दर्पण के बारे में सिर्फ इतना कहना है कि दर्पण बनाया कैसे जाता है। देखिए, मान लेते हैं अभी मेरे पास ये जो कॉपी है, ये कोई पारदर्शक माध्यम है। पारदर्शक माध्यम क्या होता है, हमने पढ़ा है पिछले वीडियो लेक्चर में कि पारदर्शक माध्यम वो होते हैं जो अपने आर पार देखने देते हैं, यानी जिनके आर पार हम देख सकते हैं, वो पारदर्शक माध्यम होते हैं। अब देखिए, हमें क्या करना है कि जैसे ये पारदर्शक माध्यम है तो इसके पास दो तल है, एक तो इस तरफ और दूसरा इस तरफ, यानी एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। अब हमें क्या करना है कि इसके दोनों पृष्ठों में से किसी एक पृष्ठ को, किसी एक तल को हमें कलई कर देना है, पेंट कर देना है। और पेंट करने के बाद ये वाला अगर पृष्ठ पेंट कर दिया तो इधर वाला पृष्ठ अपने आप परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। आसान वर्डों में, आसान शब्दों में, मोटी मोटी बात कहना क्या है कि जब हम किसी पारदर्शी या फिर पारदर्शक माध्यम के एक पृष्ठ को कलई कर देते हैं और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं तो इसे दर्पण कहते हैं। यहाँ पे देखिए कि यदि किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर, यहाँ पे पर है, पृष्ठ पर कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह दर्पण बन जाता है। आसान बात है। जैसे ये परावर्तक पृष्ठ था तो इसके पास दो तल थे, हमने एक तल को कलई कर दिया अर्थात पेंट कर दिया, अगला वाला तल अपने आप परावर्तक तल बन जाएगा। तो ये सिस्टम, ये जो बन गया, इसे कहते हैं दर्पण। फिर से आराम से मेरे साथ बोलिए कि यदि किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह दर्पण बन जाता है। आसान बात है। अब दर्पण होते हैं दो प्रकार के, पहले को कहते हैं समतल दर्पण और दूसरे को कहते हैं गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो इसको मैं इरेज करने वाला हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हम समतल दर्पण को समझेंगे, उसके बाद गोलीय दर्पण को समझेंगे। तो चलिए समतल दर्पण पर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं समतल दर्पण के बारे में। ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, समतल दर्पण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिसका तल सम हो अर्थात समान हो। समान का मतलब सपाट। देखिए, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाते हैं। जैसे चित्र के लिए भाई, ये हमारे पास ऐसा कुछ परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ में दो तल होते हैं, इसे आप अच्छे से पटरी से बनाइएगा, ये अच्छे से बनेगा। दो तल होते हैं। आप क्या करिए, इसके एक तल को कलई कर दीजिए, यानी पेंट कर दीजिए। तो इस वाले तल को हमने पेंट कर दिया। तो भैया देखो, एक तल को पेंट किया तो दूसरा तल क्या हो जाएगा, परावर्तक तल बन जाएगा। तो देखो, ये वाला जो तल बन रहा है ना, ये एकदम समतल है। समतल का मतलब समान, जैसे ये बोर्ड समतल है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि जिस ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो हो वो समतल हो। ये दर्पण ना, आपके घर में जो दर्पण है जिसमें आप रोज अपना चेहरा देखते हैं, वही वाला दर्पण है। तो जिसका एक पृष्ठ कलई किया हो और इसका जो परावर्तक पृष्ठ हो वो समतल हो, यानी ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। अच्छा, इतना समझ में आया। इसके आगे ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक बात और यहाँ पे बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि इसकी जो फोकस दूरी होती है ना, फोकस
दूरी वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। इसको कहीं पे नोट करके विशेष रूप से लिख लीजिएगा। अच्छा, अब ये चीज जो मैं पढ़ाने चल रहा हूँ आपको, इसके आगे ये इंपॉर्टेंट है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण क्या होते हैं। जैसे समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण बताइए, क्या गुण होते हैं उसके। तो सबसे पहली बात, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। देखिए, हमने कल ऐसे एग्जाम्पल लिया था, एक ऐसे वस्तु आई थी, एक प्रकाश की किरण ऐसे आई थी और एक प्रकाश किरण ऐसे चली गई थी, और यहाँ पे ऐसे 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 काटी गई थी, यहाँ पे काटा था। तो देखिए, ये वाला दर्पण कल समतल दर्पण ही तो लिया था कल वाले एग्जाम्पल में, उस वीडियो लेक्चर को जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो बन गया वो तो आभासी है, क्योंकि वास्तविक प्रकाश की किरण तो ऐसे ऊपर से चली गई ना। मोटी मोटी बात कि जो समतल दर्पण है, ये जो प्रतिबिंब बनाएगा, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और सीधा होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है, पहली बात। दूसरी बात, इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अभी करवाऊंगा ये सब अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे के सारे ध्यान से समझते चलना। यानी अगर वस्तु 3 सेंटीमीटर की है, जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 3 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है। दूसरी बात, ये तीसरी बात, कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। जैसे ये हमारा दर्पण है और इस दर्पण के 3 मीटर आगे कोई वस्तु रखी है, तो जो दर्पण के पीछे 3 मीटर की दूरी पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो 3 मीटर की दूरी पर बनेगा। अर्थात जितनी आगे वस्तु होगी उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। मोटी मोटी बात कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। जैसे ये 3 मीटर आगे है तो प्रतिबिंब 3 मीटर पीछे बनेगा। आसान बात है। अब एक बात समझिए, ये अभी निवेदन मैं कराने वाला हूं, इस पे ध्यान से समझिएगा कि यच ऊंचाई, कोई व्यक्ति है उसकी हाइट है यच, जैसे 30 मीटर 25 मीटर कुछ भी हो सकता है। तो यच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, जैसे मेरी हाइट 162 सेंटीमीटर है। अब मैं अपने आप को, यानी अपनी पूरी हाइट, यानी अपने पूरे के पूरे हाइट को दर्पण में देखना चाहता हूँ। तो देखिए, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है, उसकी लंबाई है 160 सेंटीमीटर। तो अब वो कितना बड़ा दर्पण ले कि वो उस दर्पण में पूरा का पूरा दिख जाए। इस बात को ध्यान से समझिए कि यच ऊंचाई यानी 160 सेंटीमीटर का व्यक्ति है, तो दूर कितना दर्पण चाहिए, h/2, यानी इसको 160 में 2 से भाग दे दो तो 8 2 के 16, यानी 80 सेंटीमीटर। यदि 80 सेंटीमीटर का कोई दर्पण हो, समतल दर्पण, तो 160 सेंटीमीटर का व्यक्ति उसमें पूरा का पूरा दिख जाएगा। आसान बात है। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, आराम से मेरे साथ पढ़िए। क्या पढ़ना है? सबसे पहले समतल दर्पण किसे कहते हैं? भाई, समतल दर्पण वो होते हैं कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, याद रखने वाली बात है। इसके समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणों में सबसे पहला गुण होता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। दूसरा गुण होता है कि इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा गुण होता है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण से आगे होती है। चौथा गुण होता है कि यच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक मजेदार चीज बताता हूं,
समतल दर्पण के बारे में एक बहुत मजेदार चीज होती है, वो होती है पार्श्व उत्क्रमण। ये शब्द क्या है इसको समझते हैं। जैसे अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जैसे अभी आप हमारे सामने खड़े हैं, जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपके अभी आमने सामने खड़ा हूँ ना, आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए एक बात कि जो मेरा दायां हाथ है उस तरफ आपका बायां हाथ है, यानी मेरा दायां हाथ इस दिशा में है तो आपका दायां इस दिशा में कौन सा हाथ है? बायां हाथ है ना। मेरा बायां हाथ इस दिशा में है तो इस दिशा में आपका कौन सा हाथ है? आपका दाहिना हाथ है। इसी तरह से आप जाइए और किसी आईने के सामने खड़े हो जाइए। कैसा आईना होना चाहिए? दर्पण कैसा होना चाहिए? समतल दर्पण। समतल दर्पण आपके घर में है, जिस दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं वो समतल दर्पण है। अब जब आप उसके आगे खड़े हो जाते हैं तो वहां पे पार्श्व उत्क्रमण का सिद्धांत अप्लाई होता है, यानी जो दर्पण में आपका प्रतिबिंब बन रहा है उसका बायां हाथ आपका दाहिना हाथ होगा और आपका दाहिना हाथ उसका बायां हाथ होगा। मोटी मोटी बात, अगर हम समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी दाहिनी आंख को बंद करते हैं तो हमें दर्पण में देखकर ऐसा लगेगा कि दर्पण के अंदर जो व्यक्ति है वो अपनी बाईं आंख को बंद कर रहा है। इसका आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, घर पे आपके दर्पण है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो पार्श्व उत्क्रमण समझ में आया? बहुत ईजी था, बहुत आसान था कि दर्पण के सामने खड़े हो जाएंगे तो सब दायां बायां हो जाएगा और बायां दायां हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं गोलीय दर्पण पर। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण क्या होता है कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए, हर बार वही सेम है, किसी एक पृष्ठ पर कलई करना है और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना देना है। तो हमेशा के लिए रट लीजिए इस बात को, कलई मतलब पेंट करना। तो यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण होता है। जैसे हमारे पास कोई गोला है और ये खोखला गोला है। कैसा गोला है? खोखला है। जैसे बॉल होती है, अगर बॉल को बीच से काट दें तो दो खोखले गोले प्राप्त हो जाते हैं। तो उसी तरह से ये गोला खोखला है और इसको हमने काट करके इस तरह से अलग कर लिया। तो देखिए जब हमने इसको काट दिया यहाँ से तो ये वाला जो बना है इस तरह से, ये तो ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। ये चीज हमने यहाँ से काट के निकाल ली, इसको हमने काट करके निकाल लिया। तो वही कहता है कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी अब इसके किसी एक पृष्ठ पर हम कलई कर दें, जैसे इसी पृष्ठ पर कर दें, तो ये गोलीय दर्पण होगा। लेकिन कौन सा गोलीय दर्पण होगा? क्योंकि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। ध्यान से समझिएगा। पहले को कहते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं उत्तल दर्पण, दूसरे को कहते हैं अवतल दर्पण। इसने केवल इतना कहा कि एक खोखला गोला लीजिए, यानी कांच का एक खोखला गोला लीजिए, उसके एक भाग को काटकर अलग कर लीजिए और उसके बाद एक सतह पर उस कटे हुए खोखले गोले के भाग के किसी एक सतह पर यानी एक तल पर पेंट कर दीजिए। जो दर्पण प्राप्त होगा वो गोलीय दर्पण होगा। और गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में अगर आप आसानी से एक शब्द में कहना चाहें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। अच्छा, अब समझते हैं कि ये उत्तल और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। जैसे हमने इस तरह से काट के इसको अलग किया था, ये अब देखिए कि इसके इस वाले भाग को यानी उभरे हुए भाग को तो हमने कलई कर दिया। तो जब इस भाग को कलई कर दिया तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? इस अंदर वाले भाग पे। अर्थात ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर घुसा हुआ हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर घुसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। डिफिनीशन आपकी स्क्रीन पे आ रही है। अच्छा, ये परावर्तक पृष्ठ बार बार कर रहा हूँ, हो सकता है डाउट हो। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे आपतित कराते हैं और यहाँ से इस तरह से परावर्तित हो जाती है, ये
प्रकाश की किरण आई, इससे टकराई और टकरा करके चली गई, तो इस वाले पृष्ठ को हम कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। अब आसान हो जाना चाहिए। तो परावर्तक पृष्ठ, अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो। तो उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? फिर से कोई गोला लेते हैं, उसके एक भाग को काट के अलग कर लेते हैं इस तरह से। अब इसके अंदर वाले भाग पर हम कलई कर देते हैं इस तरह से। अंदर वाले भाग को हमने कलई कर दिया। तो अब जब अंदर वाले भाग को कलई कर दिया तो परावर्तन कहाँ से होगा भाई? बाहर वाले भाग से। यानी कोई परावर्तक, कोई किरण आएगी, इससे टकराएगी और टकराने के बाद वापस लौट जाएगी। अभिलंब भी खींच दीजिएगा अगर इस तरह से आप चित्र बनाते हैं तो भाई उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो। ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। डिफिनेशन स्क्रीन पे आ रही है। आई थिंक ये बहुत आसान बात है। अच्छा, तो एक बार फिर से हम समझ लेते हैं आसान ढंग से कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। भाई गोलीय दर्पण के लिए एक वर्ड में कहना चाहे तो ऐसे कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। या फिर डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल, एक उत्तल। उत्तल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। आसान बात है। अब अगर यहाँ पर अभी भी कोई डाउट है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, कोई भी डाउट है मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब हम चलते हैं कुछ प्रश्नों की ओर, जिससे हमें ये आइडिया हो जाए कि बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न बनते हैं और हमें ये भी पता चल जाए कि इन 3 वीडियोज़ में हमने क्या क्या अध्ययन किया है और हमें कितना पता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो प्रश्नों पर चलते हैं और मैं मान के चलता हूं कि आपने तीनों वीडियोस को अच्छे से अध्ययन किया होगा। तो सबसे पहले बहुकल्पीय प्रश्नों की बात करते हैं। जैसे देखिए, मैं कुछ भी सॉल्व नहीं करूंगा, ज़्यादातर प्रश्न सॉल्व किए हैं इसने खुद ही। मैं सिर्फ आपको एक प्रयास कर रहा हूं कि आप जान सकें कि किस तरह के प्रश्न बनते हैं और जितने वीडियोस बनाए गए हैं उनमें जो जो टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है वो सभी यहाँ पर हैं। तो देखिए, पहला है अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। सारे वीडियोस आपको देखने हैं, पहले, दूसरे और तीसरे, तब उसके बाद ये आपको समझ में आएगा। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत चंद्रमा, सूर्य, तारे, ए और बी दोनों, तो जाहिर सी बात है चंद्रमा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास होती है, यानी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो परास होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन होती है। ये क्वेश्चन शायद मैंने नहीं बताया था, ये प्रकाश के गुणों के अंतर्गत आता है। अच्छा, निम्न में से पारभाषक माध्यम कौन है? वायु, कांच, दीवार, घिसा हुआ कांच। पारभाषक जिसके आर पार आंशिक रूप से प्रकाश किरणें जा पाती हैं, तो जाहिर सी बात है घिसा हुआ कांच। किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है। देखिए, प्रकाशिक माध्यम पर, प्रकाश स्रोत पर, पृष्ठ की प्रकृति पर, इनमें से कोई नहीं। भाई पृष्ठ की प्रकृति पर, जैसे कोई पृष्ठ उतना ही प्रकाश परावर्तित कर सकेगा जितना ज़्यादा वो चिकना होगा। कोई खुरदरा पृष्ठ होगा तो उससे अच्छे से प्रकाश का परावर्तन नहीं हो सकता ना। तो यही बात है कि किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस पृष्ठ की प्रकृति अर्थात चिकना है या खुरदुरा पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा चिकना होगा उतना अच्छा प्रकाश का परावर्तन करेगा। छठा प्रश्न कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए, यूपी 2014 आया भी था ये। 0 25 सेंटीमीटर, अनंत -25 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अच्छा, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। अभी मैंने आपको समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणों में बताया कि वस्तु जितनी आगे रखी है प्रतिबिंब के उतनी ही पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी 10 सेंटीमीटर आगे रखी है वस्तु तो कितनी दूर बनेगा? 10 सेंटीमीटर पीछे। यानी यहाँ पे कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे होता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे है। अतः दर्पण से प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ये बेसिक है, बहुत ज़्यादा लंबी बातें नहीं हैं।
अब अगर अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो इसमें पूछ सकता है कि प्रकाश की परिभाषा क्या है, यानी प्रकाश को परिभाषित कीजिए, और उसके बाद नीचे दिए गए प्रकाश स्रोतों में से दीप्त व अदीप्त प्रकाश स्रोतों को विभेदित कीजिए। सभी दिया है, सॉल्व किया है इसने। आप अच्छी तरह से नोट्स भी बना लीजिएगा अगर बनाना चाहें तो। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। अच्छा, तीसरा, प्रकाशिक माध्यम को परिभाषित कीजिए, यानी जिन माध्यमों से प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। मैंने पढ़ाया है प्रकाशिक माध्यमों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है भाई, 3 माध्यमों में विभाजित किया जा सकता है, बताया जा चुका है आपको। चौथा, कि निम्नलिखित माध्यमों से पारदर्शक, पारभाषक व अपारदर्शक माध्यमों को विभेदित कीजिए। वायु, कांच, घिसा हुआ कांच, दीवारें, दूषित जल। तो इसको आपको कर लेना है अपने। पांचवा, की आपतन कोण व परावर्तन कोण को परिभाषित कीजिए। इसको भी आपको कर लेना है अपने से। परावर्तन के प्रथम व द्वितीय नियम को लिखिए। मैंने आपको बताया है कि कोण I बराबर R। उसके बाद आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। पृष्ठ अर्थात तल। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण बताइए। तो अभी अभी आपको बताया जा चुका है, 3-4 आपको लिख देने हैं। देखिए, प्रकाश के गुणों को लिखिए। यह लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रकाश के गुणों को लिखिए। प्रकाश, मैंने आपको बताया था कि प्रकाश विभिन्न माध्यमों में चल सकता है। प्रकाश खुद अदृश्य होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति में दूसरी वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, अर्थात किरणों के रूप में चलता है। मैंने आपको बताया था ना ये सारी चीज़ें, तो वही सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। अच्छा, प्रकाश किरण को परिभाषित कीजिए। अपसारी व समांतर प्रकाश पुंज को चित्र सहित समझाइए। ये सब बताया चुका है आपको, तो इसको भी आपको कर लेना है। ये सारी एक्सरसाइज आपको अपने आप से करनी है। सारे वीडियोज़ में मैंने कराया है, एक बार अपने से कीजिएगा। अच्छा, तीसरा, प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कीजिए तथा नियमित व अनियमित परावर्तन को चित्र सहित समझाइए। परावर्तन में मैंने ये चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की है। नहीं देखा तो वीडियो जाके पहला वाला वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कि दीप्त व अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है। मैंने बताया है कि जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करें दीप्त, तो जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करते वो अदीप्त। उदाहरण देकर समझाइए। इनसे उत्पन्न प्रकाश के संचरण हेतु प्रयुक्त माध्यमों को समझाइए, अर्थात वही पारदर्शी, अपारदर्शी जो आपको लिखना है आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है। दूसरा, प्रतिबिंब क्या है। मैंने अभी दूसरे वीडियो लेक्चर में बताया था कि प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमने अंतर भी स्पष्ट किया था, तो वीडियो जाके आप देख लीजिएगा, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये दूसरा वाला वीडियो लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया है। अब आंकिक प्रश्नों की बात करते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा कि यदि किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो भैया, बहुत आसानी है, बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, अब कोई किरण आपतित होती है और यहाँ पे अभिलंब हमने खींच दिया। आपतित किरण कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री का। तो परावर्तित किरण कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यही पूछ रहा है। तो हम जानते हैं परावर्तन के प्रथम नियम से कि कोण I बराबर होता है कोण R के। तो आपतन कोण कितना, 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण कितना, 60 ही होगा। अर्थात कोण I बराबर 60 और कोण R बराबर भी 60 होगा। फिर से आराम से इसने क्या कहा, ध्यान से समझिए कि यदि किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण अभिलंब के साथ, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण कितना है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो भाई यहाँ पे देखिए, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण 60 डिग्री का था। तो हमने परावर्तन के प्रथम नियम में पढ़ा था कि कोण I बराबर होता है कोण R के। अर्थात अगर आपतन कोण 60 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा। चित्र के लिए इसने यहाँ पे सॉल्व किया है, आप इसको देख सकते हैं। ये बुक है, लेकिन बुक में ही इसने सॉल्व किया है। ठीक है, चलते हैं आगे। दूसरा, यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री का कोण पर आपतित होती है, तो ज्ञात कीजिए। पहला आपतन कोण, दूसरा परावर्तन कोण, फिर तीसरा परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच बना कोण। ये चीज़ें मैंने सॉल्व कराई थी जब मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था, और मैंने कहा था कि इस तरह के प्रश्न मिलेंगे, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बहुत ज़्यादा बेसिकली देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री कोण पर आपतित होती है, यानी समतल पृष्ठ और आपतित किरण के बीच का कोण कितना, 40 डिग्री। तो अब ध्यान से समझिएगा इसको। देखो, ये 40 डिग्री पर आपतित हुई और ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है,
ये परावर्तित किरण है। अच्छा, ये चीज़, ये देखो, ये अभिलंब और ये परावर्तक पृष्ठ, इन दोनों के बीच ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री। यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाला पूरा का पूरा कोण कितना होगा? 90 डिग्री। इस कोण को कोई नाम दे देते हैं, चलिए कोण नाम दे देते हैं बी, और ये वाला कोण तो कोण आई होगा, आपतन कोण। तो हम अगर कोण बी प्लस कोण आई दोनों को जोड़ दें तो ये होगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोण 90 है और इसी में से ये 40 भी है और ये आई भी है। तो बी का मान रखते हैं, तो बी का मान 40 प्लस कोण आई, आई कितना है भाई? आई हमें पता नहीं है, आई को उधर भेज, यानी 40 को उधर भेजते हैं तो कोण आई बराबर 90 माइनस 40, कोण आई बराबर आएगा 50, आ जाएगा 50। अब इसका मतलब हुआ कि ये कोण जो आपतन कोण है ये कितने डिग्री का होगा? ये 50 डिग्री का होगा। तो भाई ये वाला कोण परावर्तन कोण, क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर होता है तो परावर्तन कोण भी होगा 50 डिग्री का। आसान बात है। अब कहती है कि परावर्तित किरण और इस परावर्तक पृष्ठ के साथ जो कोण बन रहा है वो बताइए। तो फिर से वही नियम लगेगा, यहाँ से ये पूरा का पूरा 90 डिग्री, ये वाला 50 है तो ये वाला कितना होगा? 40। आसान बात है, यहाँ पे भी इसने सॉल्व किया है, आप देखना चाहते देख सकते हैं। चित्रानुसार कोण आई बराबर 90 माइनस 40, यानी ये पूरा का पूरा इसने कहा 90 और उसमें से 40 को घटा दिया तो कोण आई का मान मिल गया 50, अतः आपतन कोण 50 होगा। अब उसके बाद कहता है कि परावर्तन के नियम अनुसार आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। तो कोण आई अगर 50 डिग्री का है तो कोण आर भी 50 डिग्री का होगा। अब उसके बाद कहता है कि तीसरी स्थिति कोण आर बराबर 50 डिग्री का है तो परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच बना कोण, यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा यहाँ पर, वो देखिए 90 माइनस कर दिया कोण आर का मान, क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा 90 था, आर का मान हमें पता है, इस वाले का मान चाहिए। तो 90 माइनस आर का मान कितना? 50 घट गया तो हमें मिल गया 40, यानी ये वाला कोण यहाँ पे 40 डिग्री का बनेगा। आसान बात है, कुछ बड़ी बात नहीं है। तीसरा और आखिरी आंकिक प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सम्मुख 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य दूरी का मान क्या होगा? तो सबसे पहली बात यहाँ पर समझिए, सबसे पहली बात, ये कोई समतल दर्पण है, अभी अभी पढ़ाया है, और ये हमारे पास व्यक्ति है जो इस वस्तु से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 3 मीटर की दूरी पर बनेगा। यानी यहाँ पर ये व्यक्ति है और ये इसका प्रतिबिंब है, तो ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 3 मीटर इधर 3 मीटर इधर, यानी ये 3 + 3 बराबर 6 मीटर। अभी अभी पढ़ाया है मैंने ये चीज़, इसमें भी देख लेते हैं। क्या है कि दिया है समतल दर्पण से व्यक्ति की दूरी 3 मीटर। हम जानते हैं कि समतल दर्पण पर द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है, अर्थात समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? 3 मीटर। अब व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य दूरी, यानी समतल दर्पण से व्यक्ति की दूरी पहली स्थिति, और उसी में जोड़ देंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो 3 मीटर + 3 मीटर बराबर 6 मीटर, अर्थात व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी 6 मीटर होगी। तो हमने इस तरह से प्रश्नों को भी हल किया है। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।